नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ऐतबारे मोहब्बत के भाग 4। संगीता चुपचाप बैठकर अपने पति अनुपम की बातें सुनती रही, पर कुछ ना कहीं ऐसे में अनुपम कहने लगा, बेटा सुहाग के विषय में मैं कुछ ना कहूँ तो शायद अच्छा होगा, वह तुम्हारे पास रहे, उसके लिए मैं कभी आपत्ति जाहिर नहीं करूँगा। तुम उसे जैसा पालना चाहो, जैसा रखना चाहे रखो, मैं कभी एतराज नहीं जताऊंगा, यह मेरा वादा रहा सुगंधा की बात, तुम्हारी मर्जी, मैं उस पर भी तुम्हें कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसका पिता हूँ, पर माँ तो तुम ही हो। अपने बच्चे की भला बुरा तुम खुद ही अच्छी तरह से समझती हो, क्योंकि तुम ना केवल माँ हो, एक डॉक्टर भी हो, वह भी बच्चों के डॉक्टर। और हमारे समाज में एक माँ ही अपने बच्चों की सही परवरिश कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना फर्ज बखूबी निभाओगे। इस पर संगीता कुछ कहे बगैर चुपचाप रही। समय के साथ साथ अनुपम फिर से उदयपुर में आ जाता है और नए सिरे से अपना जीवन शुरू करता है। वह फिर से उदयपुर में ही एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करने लगा, साथ ही बीते दिनों में अपने साथ घटित सारी घटनाओं को भुलाने की कोशिश करता है। मगर अनुपम को मालूम है कि लगभग 10 वर्ष की लंबी सफर में घटित जीवन के कहानियों को भूला पाना इतना आसान नहीं होता। उसे रह रहकर पत्नी संगीता तथा बेटी सुगंधा की याद आती है, जो उसे बहुत बेचैन करते रहते हैं, चाह कर भी जिससे निवृत्ति पाना बहुत मुश्किल है। अनुपम के माता पिता अब अनुपम को लेकर दोराहे पर खड़े हैं। कभी तो उनको लगता है कि बेटी सुगंधा को अपने साथ रखे, तो कभी उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना बेटा अनुपम फिर से नई सिरे से अपना जीवन की शुरुआत करे। ऐसे में एक रोज माँ हेमलता देवी उसे समझाते हुए कहने लागे, बेटा इस तरह से संगीता को लेकर मायूस होने से कोई लाभ नहीं होगा। जीवन में ऐसे बहुत से घटनाएं होती रहती है, जिसे लेकर मायूस होकर निरर्थक जीवन बिताने का कोई मतलब नहीं होता। जहाँ पर मान लो कि सब कुछ खत्म होती है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। ऐसे में मेरा तो यह कहना है कि संगीता के विषय में सोचकर जीवन को इस तरह से निरर्थक बनाने का कोई औचित्य भी रह गया। मेरा मानना है कि तुझे फिर से एक नई रूप में अपनी जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अभी समय है, जो कुछ भी हो गया है उसे निहायत एक दुर्घटना समझकर सब कुछ भुलाकर फिर से जीवन की शुरुआत कर। अब भी समय है, अगर तू चाहेगा तो अपने जीवन की पटकथा नए सिरे से लिख सकता है। इस पर हम सभी लोग तुझे मदद करेंगे। अनुपम अपने माँ की बातों को समझता तो है, पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त किए बगैर चुपचाप रह जाता और मन ही मन सोचता है, इन सारी बातों को कहना बहुत आसान है तथा इस विषय को लेकर सोचना भी बहुत आसान है, मगर वास्तव में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मगर सभी के मानसिकता एक जैसा नहीं होता। जैसा कि संगीता कितनी आसानी से अपने आप को अपने नए वातावरण में ढाल लिया और अपने पुराने प्रेमी के साथ अपने तन मन को जोड़ लिया, जो बहुत से लोग कर पाते हैं, मगर बहुत से लोग ऐसा भी है जो नहीं कर पाते। मैं उनमें से नहीं हूँ जो आसानी से अपने जीवन के रास्ते बदल लें। मुझे ऐसा विचार कर पाने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि मैं अपनी तन मन से संगीता को प्यार किया था, अपना दिलो दिमाग से उसे प्यार किया था, उसके साथ अपना दाम्पत्य जीवन को निभाया हूँ। मैं इतना जल्द उसे कैसे भुला दूँ और एक नए जीवन की शुरुआत करूँ। संगीता की बात अलग है, सभी ऐसी प्रवृत्ति के नहीं होते। अगर सभी ऐसे होते तो अब तक हम लोग सामाजिक ना रह जाते, असामाजिक बन जाते। बेचारी बेटी सुगंधा का क्या होगा? संगीता के एक गलत कदम से बेटी सुगंधा के जीवन में न जाने कैसे कैसे दुर्दशा उतर कर आएगी, जो कह नहीं सकते, मगर मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, संगीता पति अनुपम से आधिकारिक तौर पर डिवोर्स मांग लेती है, जिस पर अनुपम किसी भी प्रकार की एतराज नहीं करता तथा बेटी सुगंधा जो हॉस्टल में रहती है, उसे देखभाल की जिम्मेदारी मां संगीता अपने ऊपर लेती है, परंतु शर्त के अनुसार पिता अनुपम जब चाहे उससे मिल सकता है। ऐसे में बीच बीच में जब भी अनुपम को मौका मिलता है,
अपनी बेटी सुगंधा से मिलने को आ जाता है, परंतु कानूनन उस पर और किसी भी प्रकार का अधिकार जताने की अधिकार अनुपम खो चुका है, क्योंकि संगीता के माँ एक वकील है और कानूनी दांवपेंच इस तरह से तैयार किए गए हैं कि बेटी सुगंधा पर पिता अनुपम के कोई भी आधिकारिक दावा नहीं रहेगी। ऐसे में धीरे धीरे अपने बेटी के प्रति उसकी मानसिकता में बदलाव आने लगा और गुजरते गए समय में बेटी सुगंधा और पिता अनुपम के बीच भी दूरियां बनती चली गई। जैसे जैसे दिन गुजरने लगा सुगंधा बड़ी होती चली गई तो माता पिता से उसकी दूरियां बढ़ती चली गई, क्योंकि एक तरफ जहां पिता अनुपम अब कभी कभार उससे मिलने को आते हैं, वहीं मां संगीता अपने बचपन के दोस्त ललित के साथ गृहस्थी जीवन शुरू करने पर वह अपनी नई गृहस्थी और ड्यूटी को लेकर व्यस्त रहती है। ऐसे में यह भी आजकल बेटी सुगंधा से कम ही मिलती है। परिस्थिति वश सुगंधा के मन अब पढ़ाई लिखाई की बजाय यहाँ वहाँ भटकने लगी और दिन ब दिन वह डिप्रेशन में आने लगी। गुजरते समय के साथ साथ सुगंधा को अपने माता पिता दोनों का प्यार न मिलने की दर्द खोलने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई धीरे धीरे वह समझदार होने चली। अपने स्कूल तथा बोर्डिंग में रहे बच्चों के बीच भी वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। सुगंधा हमेशा अपने माता पिता को लेकर सोचने लगी। उसे रह रहकर अपने पुराने दिनों के याद आती है। अपने पापा जी तथा माँ संगीता के बीच के बहुत से बातें याद आती है, जिसे लेकर बहुत सोचती रहती है। उसे अपने माता पिता के डिवोर्स के विषय में कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसे में कभी कभी अपनी माँ से कुछ पूछती तो सही जवाब नहीं मिलती, कभी कभार पिता अनुपम से कुछ पूछती तो उनसे भी विशेष कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाते। ऐसे में दिन ब दिन सुगंधा साइको डिसऑर्डर जैसे परिस्थितियों का शिकार होने लगी, परंतु माँ संगीता उस पर कोई विशेष ध्यान देने की बजाय यह अपने नए संसार और ड्यूटी में व्यस्त रहती है। हॉस्टल के वार्डन तथा टीचर उसकी माँ संगीता को सुगंधा के विषय में सब कुछ बताने के साथ साथ सलाह देते हैं कि कुछ दिनों के लिए यह अपने बेटी को अपने साथ रखें, उसे खूब सारा प्यार दे तथा प्राकृतिक माहौल की बदलाव करने की दिशा में काम करे, ताकि सुगंधा की मानसिक अवस्था में कुछ सकारात्मक बदलाव आए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि सुगंधा अपने मानसिक तनाव के कारण कोई भी गलत कदम उठा सकती है, परंतु इन सब विषय के लिए संगीता के पास समय नहीं है तथा उसके घर की माहौल भी अब उसके अनुकूल नहीं रहा। ऐसे में संगीता सारे विषय संपूर्ण रूप से हॉस्टल पर ही छोड़ देती है। ऐसे में हॉस्टल के तरफ से जहां पर भी घूमने की बात आती है तथा मनोरंजन की बात आती है, वहां पर सुगंधा को ले जाया जाता है ताकि उसके मानसिक दबाव कुछ कम हो। ऐसी अवस्था में एक रोज उसका परिचय अनिरुद्ध से हो जाता है, जो हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर बैठा हुआ था, जो वहां पर रोज सुबह कुछ घंटों के लिए फूल मालाएं बेचता है। बात दरअसल ऐसा है कि सुगंधा की हॉस्टल वाले एक सप्ताह की सैर पर निकले हैं, जिनमें बहुत से ऐसे बच्चियां हैं जो हॉस्टल में अकेली है तथा मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं। उनमें सभी लड़कियां हैं। उनके साथ हॉस्टल वार्डन महिला और पुरुष सभी घूमने को चले हैं। ऐसे में यह लोग हरिद्वार में घूमने की प्रोग्राम बनाया और वहां पर अपने लिए एक धर्मशाला लिए, जहां पर सभी लोग एक साथ रहेंगे। अगला दिन सुबह के समय सभी लोगों ने मिलकर बच्चियों को समझा बूझकर नदी किनारे घुमाने को लेकर गए। सभी को समझा दिया गया है कि सभी लोग गंगा की घाट पर ही रहेंगी, कोई भी बच्चे पानी में नहीं उतरेंगे। परंतु सुगंधा सभी की नजर बचाकर कब गंगा में उतर गई किसी को पता भी नहीं चला। इतने में जब वह पानी में उतरकर डूबने लगी, बहुत से पानी पी गई और गंगा में बहने लगी, तो घाट पर बैठा फूल बेचने वाला 15-16 साल का अनिरुद्ध के नजर पड़ने पर पानी में छलांग लगाकर उसे बचा लेता है। अधिक पानी पीने के कारण सुगंधा बेहोश हो गई। ऐसे में अनिरुद्ध उसके पेट से पानी निकालकर उसे बचा लिया। इस पर हॉस्टल वाले तथा सुगंधा बार बार उनसे कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। पास बैठा अनिरुद्ध की मां कल्पना देवी ने प्यार से सुगंधा को गले लगा लिया और खूब दुलारने लगी।
ऐसी घटनाओं के चलते हॉस्टल वाले आपस में चर्चा करने लगे क्यों ना कुछ दिनों के लिए सुगंधा को उनके घर में छोड़ दी जाए ताकि उनकी लाड़ प्यार में सुगंधा की मानसिक अवस्था में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, जिसकी कमी सुगंधा हमेशा महसूस करती है। अगर ऐसा होता है तो सुगंधा फिर से एक साधारण सी जीवन बिता सकती है। अनिरुद्ध और उसके माँ के सौजन्य मूलक व्यवहार तथा प्यार से एकाएक सुगंधा के चेहरा खिल उठा। सुगंधा भावनाओं में आकर अनिरुद्ध के माँ से लिपटकर खूब रोने लगी और कहने लगी, मेरी माँ नहीं है, आप मेरी माँ बन जाओ ना। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।